वेलकम बैक प्यारे बच्चों। आज हम कक्षा 7वीं के विज्ञान से रेशों से वस्त्र तक जंतु रेशे इसका अध्ययन करेंगे। और अभी हम चलिए देखते हैं कि ये रेशे कैसे होते हैं, इनसे वस्त्र कैसे बनाए जाते हैं और जंतु रेशे कैसे होते हैं और किस किस जंतु से रेशे प्राप्त किए जा सकते हैं। चलिए, हमने पिछली कक्षा में कुछ पादप रेशों के बारे में पढ़ा है। कक्षा 6वीं में हम लोग कुछ पादप रेशे जैसे पटसन है ना, कपास है, सेमल है, इनके बारे में अध्ययन किया है। पौधों के अलावा जंतुओं से भी हमें रेशे प्राप्त होते हैं। बहुत सारे ऐसे जंतु हैं जिनसे हमको रेशे प्राप्त होते हैं, है ना। और ये कौन कौन से जंतु हैं जिनसे हमको रेशे प्राप्त होते हैं, थोड़ा सा इस पर हमको विचार करना है। सामान्यतः जैसे हम लोग देखते हैं, जैसे भेड़ है ना, बकरी है, यॉक है। यॉक जो है एक प्रकार का बहुत बड़ा जंतु है और इसमें बहुत सारे लंबे लंबे जो है इसके रोए पाए जाते हैं, उसी को रेशा के नाम से जाना जाता है। ऊँट है ना, इसी प्रकार खरगोश है, घोड़ा है तथा रेशम कीटों से भी हमें रेशे प्राप्त होते हैं, है ना। ठंड के दिनों में आप कौन से कपड़े का उपयोग करते हैं? ठंड के दिन में आप लोग कौन सा वस्त्र पहनते हैं? आप लोगों को तो मालूम ही होगा। ठीक, वेरी गुड, है ना। ऊनी वस्त्र जो हमारे शरीर को कैसे रखते हैं? गर्म रखते हैं, है ना। ये काहे से बना रहता है, आप जानते हैं इसके बारे में? ठीक, वेरी गुड। जैसे ठंड के समय में ठंड से बचने के लिए हम ऊनी वस्त्रों का उपयोग करते हैं, जैसे कि स्वेटर है ना, शॉल है, कंबल है, मफलर जिसको हम लोग गला में बांधते हैं, है ना, आदि का उपयोग जो है हम लोग करते हैं। ये जंतुओं से प्राप्त ऊन से बनाए जाते हैं। किससे प्राप्त ऊन से बनाए जाते हैं? जंतुओं से। जंतुओं के जो रेशे होते हैं, जंतुओं के जो रोए प्राप्त होते हैं, उन्हीं से जो है हम लोग इसका बनाते हैं। इसी तरह कीटों से भी हमें रेशे प्राप्त होते हैं। उसका नाम जानते हो आप लोग? ठीक, वेरी गुड, बहुत सुंदर। रेशम बोलते हैं उसको, जिसका उपयोग विभिन्न प्रकार के वस्त्रों को बनाने में किया जाता है ना। जैसे ऊन है, रेशम है आदि, ये हमें जंतुओं से प्राप्त होते हैं, है ना। ऊन भेड़ से, बकरी से, घोड़ा से, है ना। और अन्य प्रकार जैसे कि यहाँ पर हमने याक भी देखा, है ना, ऊँट भी देखा, है ना। तो इनसे भी, खरगोश से भी हमको ऊन प्राप्त होते हैं, इसलिए इन्हें जंतु रेशे कहते हैं। अब तो आप समझ गए होंगे कि जंतु रेशे क्या होते हैं। जो रेशे हमको जंतु से प्राप्त होते हैं उनको जंतु रेशे कहते हैं। चलिए, अब हम लोग इसके बारे में विस्तार से जानने का प्रयास करते हैं, है ना। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे ऊन। ऊन किस किस जंतु से प्राप्त होता है? जैसे कि भेड़ है, बकरी है ना, याक है, ऊँट है आदि से प्राप्त किया जाता है। इन जंतुओं का शरीर बालों की मोटी परत से ढका रहता है। चित्र में आप लोग देख सकते हैं ये, और रियल में जो है अपने तरफ जो भेड़ पाए जाते हैं उनके शरीर में भी आप लोग देखे होंगे कि उसके शरीर में जो ऊन होता है, जो बाल होता है, वह एक मोटी परत के रूप में जो है उसके शरीर को ढका रहता है ना। यह परत इन्हें ठंड से बचाती है। ये परत जो है इनको ठंड से भी बचाती है। अब आप सोचेंगे कि गर्मी में लोग कैसे करते होंगे, है ना। भेड़ों की अनेक प्रजातियां हमारे देश के विभिन्न भागों में पाई जाती हैं। खासकर आप लोग देखे होंगे कि राजस्थान वाले बहुत सारे भेड़ और बकरियों के साथ ऊँट को भी लेके आते हैं ना। तो गर्मी के दिन में ही खासकर हमको ये दिखाई देते हैं। ठंड के दिन में हमको ये दिखाई नहीं देते हैं। तो गर्मी के दिनों में अक्सर वो लोग इधर क्यों चले आते हैं, है ना। उसका एक कारण यह भी है कि गर्मी के दिन में, जैसे राजस्थान तो मरुस्थल है, वहाँ पर पानी की बहुत कमी होती है, जिसके कारण वहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी भी दिन के समय में पड़ती है ना। तो उस गर्मी से उन भेड़ों को बचाने के लिए भी वहाँ इधर लेके आते हैं। तो ये भी एक फैक्टर होता है उनका इधर आने का। अब हम देखेंगे लद्दाख और तिब्बत में याक से ऊन प्राप्त किया जाता है ना। याक जिसका लंबा लंबा रेशा होता है, लंबा लंबा रुआ होता है, तो ये ठंडे क्षेत्रों में अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। उत्तम किस्म के पश्मीना सालें कश्मीरी बकरी, अंगोरा प्रजाति के मुलायम बालों से बनाई जाती है ना। ये कश्मीरी बकरी जो होती है, ये पश्मीना सालें जो होती हैं, इनसे मुलायम बाल प्राप्त किया जाता है ना। ऊँट के शरीर से प्राप्त बालों का उपयोग भी ऊन के रूप में किया जाता है। देखिए,
माने जिस जंतु से हमें रेशे मिल जाते हैं, जिस जंतु के लंबे लंबे बाल प्राप्त हो जाते हैं, उन सब का उपयोग जो है विभिन्न प्रकार के वस्त्रों के निर्माण में किया जाता है। इनके अलावा दक्षिण कोरिया और अन्य देशों में लामा तथा एल्पेका जंतुओं से भी ऊन प्राप्त किया जाता है। देखिए लामा है ना, एक विशेष प्रजाति के खरगोश से प्राप्त फर सफ़ेद, रेशमी तथा मुलायम होते हैं, जिससे उच्च गुणवत्ता युक्त कपड़े तैयार किए जाते हैं, है ना। तो घोड़े के बालों का उपयोग ब्रश बनाने में तथा वायलिन आदि वाद्य यंत्रों के तारों के रूप में किया जाता है। देखिए ये खरगोश का जो फर होता है, फर मतलब वही है बाल, सफ़ेद है ना, सफ़ेद जो बाल होते हैं, जो सफ़ेद रोए होते हैं, है ना, ये बहुत ही मुलायम होते हैं और इनसे अच्छे अच्छे वस्त्र बनाए जाते हैं। जैसे घोड़ा का बाल है, उससे क्या बनाए जाते हैं, ब्रश बनाए जाते हैं, है ना, और वायलिन के तार भी उसमें लगाए जाते हैं। ये मजबूत, मुलायम तथा पतले होते हैं। मजबूत भी होता है, मुलायम भी होता है और पतला भी होता है। इनका उपयोग घर की सजावट में भी किया जाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं रेशों से ऊन तक। रेशों से ऊन तक, है ना, ऊन प्राप्त करने के लिए भेड़ों को पाला जाता है ना। ऊन प्राप्त करने के लिए अच्छे अच्छे किस्म के जो भेड़ होते हैं, उनके रोए जो हैं बहुत लंबे लंबे होते हैं, है ना, बड़े बड़े होते हैं, है ना, बहुत लंबे लंबे होते हैं और उच्च किस्म के होते हैं। ये अच्छे से और क्या बोलते हैं, चिकनाई लिए हुए होते हैं, मजबूती होते हैं, है ना, मजबूत होते हैं। ऊन से स्वेटर बुनने अथवा शाल बनाने के लिए उपयोग में लाया जाने वाला ऊन लंबी चरणबद्ध प्रक्रिया के द्वारा प्राप्त किया जाता है ना। जिस ऊन से हम लोग स्वेटर प्राप्त करते हैं, जिस ऊन से हम लोग शाल प्राप्त करते हैं, उसको बनाने की जो प्रक्रिया होती है वह बहुत लंबी होती है। कई चरणों में से गुजरना पड़ता है उसको, है ना, कई चरणों से गुजार करके जो है उसको प्राप्त किए जाते हैं। तो चलिए हम लोग उसका अध्ययन करते हैं। तो देखते हैं प्रथम चरण में क्या होता है। सबसे पहले भेड़ के शरीर से बालों की पतली परत को त्वचा के साथ उतार लिया जाता है ना। सबसे पहले चरण में भेड़ के शरीर से उसके बाल को उतार ली जाती है। उसे ऊन की कटाई कहते हैं। इसको ऊन की कटाई कहते हैं। जैसे हम लोग धान की कटाई करते हैं, उसी प्रकार से यहाँ पर उसके बाल को उसके शरीर से निकालना ऊन की कटाई कहलाती है। प्रायः बालों को गर्मी के मौसम में काटा जाता है। अब आप समझ सकते हैं कि राजस्थान वाले गर्मी के दिनों में ही भेड़ को हमारे इधर लेके क्यों आते हैं। गर्मी के दिनों में गर्मी ज़्यादा पड़ती है, एक तो ऊन ऐसे भी गर्म होता है ना। अगर उसको गर्मी के दिन में नहीं काटेंगे तो जंतु जो है और गर्मी में परेशान हो जाएगा। इसलिए गर्मी के दिन में ही अक्सर उसको काटा जाता है, ठंड के दिन में तो ज़रूरत नहीं पड़ती, है ना, ताकि भेड़ के शरीर पर बालों का सुरक्षात्मक आवरण न होने पर भी वह जीवित रह सके। ठीक है, अगर मान लीजिए हम उसको नहीं हटाते हैं तो गर्मी से भेड़ मर भी सकती है ना, और इस प्रकार उसको हटा देने से वो गर्मी से बच भी जाती है। भेड़ के बाल उसी तरह से काटे जाते हैं जैसे आपके बाल, जैसे हमारे बाल को हम लोग जिस प्रकार से हजामत कराते हैं, उसी प्रकार से भेड़ के बाल को भी हजामत कराया जाता है। बाल काटने से भेड़ों को विशेष कष्ट नहीं होता, है ना। हमको कष्ट होता है क्या, भेड़ बाल को कटवाते हैं तो नहीं होता ना। उसी प्रकार भेड़ों को भी कष्ट नहीं होती है, क्योंकि त्वचा की सबसे ऊपरी परत अधिकांशतः मृत कोशिकाओं से बनी होती है ना। उसका जो भेड़ का जो बाल के नीचे और त्वचा के सबसे ऊपर वाला परत जो होता है वह लगभग मृत कोशिकाओं से बना होता है, जिसके कारण उसको कष्ट नहीं होता है ना। और उसको पूर्ण रूप से काट कर अलग कर लिया जाता है तथा भेड़ के बाल फिर से उग जाते हैं जैसे हमारा उगता है ना। हम लोग भी तो पूर्ण रूप से बाल को उतार देते हैं, है ना, और टकला हो जाते हैं और फिर बाद में तो पुनः बाल जो है आ जाते हैं। उसी प्रकार से इनके शरीर में भी पुनः बाल उगाते हैं। बाल ऊनी रेशे प्रदान करते हैं, है ना। बाल जो है ऊनी रेशे हमको प्रदान करते हैं, जिन्हें संसाधित करके ऊन प्राप्त किया जाता है। उन बालों को जो है संसाधित किया जाता है और ऊन प्राप्त किया जाता है। अब हम लोग देखेंगे चरण दूसरा। ये तो पहला चरण हो गया, उसके शरीर से बाल को निकालना पहला चरण हो गया। दूसरे चरण में क्या होता है, त्वचा सहित उतारे बालों को टंकियों में डालकर अच्छी तरह धोया जाता है। ये देख लीजिए, टंकियों में अभिमार्जन लिखा हुआ है ना, ये चित्र में टंकियों में अभिमार्जन। तो इस प्रकार से उसको अच्छी तरह से टंकियों में डाल करके धो दिया जाता है, ताकि चिकनाई, उसमें जो चिकनाई होती है, जो गंदगी होती है, धूल के कण होते हैं, ये पूर्ण रूप से साफ हो जाएं।
ठीक, इस प्रक्रिया को अभिमार्जन कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिमार्जन कहते हैं। ठीक है, अब यह हो गया दूसरा चरण। अब हम चलते हैं तीसरे चरण की ओर। तीसरा चरण में क्या करते हैं उसके बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं। तीसरा चरण होता है अभिमार्जन के बाद छटाई की जाती है। देखो, अभिमार्जन करने के बाद उन बालों की क्या की जाती है? छटाई की जाती है। ठीक है, अब रोएदार बालों को कारखानों में भेजा जाता है। और जो रोएदार बाल होते हैं, रोएदार बाल मतलब जो अच्छे होते हैं, तगड़े होते हैं, मजबूत होते हैं, थोड़े लंबे होते हैं, इस प्रकार के बालों को, और जो पूर्ण रूप से स्वस्थ बाल होते हैं उस प्रकार के बालों को कारखाना में भेज दिया जाता है, जहाँ पर विभिन्न गठान वाले बालों को, अब देखो वहाँ पर भी जो गठान वाले बाल होते हैं उनको छांट करके अलग कर दिया जाता है। वस्त्र निर्माण में उनको नहीं रखा जाता है ना। इसके बाद होता है उसका चौथा चरण। अगले चरण में बालों से छोटे छोटे कोमल व फूले हुए रेशों को छांट लिया जाता है और फिर से भी उसकी और छटाई की जाती है। जो छोटे छोटे बाल होते हैं और जो फूले हुए बाल होते हैं, है ना, उनको फिर से छांट करके वहाँ पर निकाल दिया जाता है। उसके पश्चात अब इसको क्या कहते हैं? ये इस प्रकार से फूले हुए बालों को और छोटे बालों को छांट कर निकालना, इसको कहते हैं बर। क्या कहलाते हैं? बर कहलाते हैं। इसको ध्यान में रखिएगा, है ना। ये बर जो होता है प्रश्न में पूछे जाने लायक है ना। तो फूले हुए बालों को, छोटे बालों को छांट करके निकाल देना बर कहलाता है। ठीक है, कभी कभी ये बर हमारे स्वेटर पर इकट्ठा हो जाते हैं। आप लोग देखे हैं कहीं कहीं पर ये इकट्ठा हो जाते हैं और वहीं पर स्वेटर का मजबूत पक्ष होता है ना, इकट्ठा हो जाते हैं। इसके बाद रेशों को पुनः अभिमार्जन कर सुखाया जाता है। अब इसके बाद जो है फिर से उसको अभिमार्जन किया जाता है। अभिमार्जन का मतलब इस प्रकार से पानी में धोया जाता है ना, और उसके बाद में उसको सुखा दिया जाता है। ये ही धागे के रूप में काटने के लिए उपयुक्त होते हैं। इस प्रकार से हमको धागे के रूप में काटने के लिए रेशा जो है प्राप्त हो जाता है। अब हम चलते हैं चरण 5 की ओर। रेशों को विभिन्न रंगों में रंगा जाता है। उसके बाद जो है रेशों को तरह तरह की रंगों में रंग दिया जाता है। जनरली हम लोग देखते हैं जो स्वेटर पहनते हैं उसमें भी विविध प्रकार के रंग जो है पाए जाते हैं। हमारे पास जो शाल होते हैं वह भी विविध प्रकार के रंगों में मिलते हैं। जो स्वेटर होते हैं, है ना, जो कंबल होते हैं वह भी विविध रंगों में पाते हैं। अब हम चलते हैं 6वां चरण की ओर। रंगने के बाद रेशों को सीधा करके सुलझाया जाता है। कैसे सुलझाया जाता है? सीधा कर दिया जाता है उसको और सुलझा दिया जाता है, और फिर लपेट कर उनसे धागा बनाया जाता है। उसको सुलझा करके उसको लपेटा जाता है और फिर धागा बनाया जाता है। इसी को रीलिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको रीलिंग कहते हैं। लंबे रेशों को काटकर स्वेटर तथा छोटे रेशों को काटकर ऊनी वस्त्र बुने जाते हैं, है ना। लंबा जो रेशा होता है उनको स्वेटर बना दिया जाता है और जो छोटे रेशे होते हैं उनको बुन करके क्या बनाया जाता है? वस्त्र बनाया जाता है, ऊनी वस्त्र बनाए जाते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं रेशम की ओर। तो ये रेशम क्या होता है? रेशम की ओर चलते हैं, है ना। और रेशम कहाँ से हमको प्राप्त होता है ये तो आप लोग भली भांति जानते ही हैं। ठीक है, तो अब चलते हैं हम रेशम की ओर, है ना। रेशम एक प्रकार का महीन, चमकीला और दृढ़ रेशा होता है ना। ये बहुत ही पतला होता है, बहुत ही मुलायम होता है, बहुत चमकीला होता है और मजबूत भी होता है, दृढ़ होता है ना। जो प्राकृतिक रूप से प्रोटीन का बना होता है। देख लीजिए, काहे का बना रहता है? प्रोटीन का बना रहता है। इन रेशों से विभिन्न प्रकार के वस्त्र बनाए जाते हैं, है ना। ये रेशमी वस्त्र जो कहलाते हैं, है ना। हमारे इधर बिकने के लिए भी आते हैं रेशमी वस्त्र। तो इस प्रकार से रेशों को जो है वस्त्र बनाया जाता है। प्राचीन काल में वनांचलों में रहने वाले लोग प्राकृतिक रूप से उत्पादित रेशम को एकत्र करके बेचते थे। वर्तमान समय में भी आप लोग देखे होंगे जो रेशम केंद्र होते हैं वहाँ पर इसको पाला जाता है और प्राकृतिक ढंग से हमारे किसान भाई लोग भी कहुआ और साजवा के पेड़ में इसको पाला जाता है ना। तो जिसको हम लोग कोसा के नाम से जानते हैं वह भी वस्त्र बनाने के लिए उपयोग में लाया जाता है ना। और रेशम जो होता है रेशम केंद्रों में पाला जाता है, वह भी वस्त्र बनाने के काम में आता है। तो प्राचीन काल में उसको बहुतायत में जो है इसका उत्पादन किया जाता था और उसको मंडियों में बेची जाती थी। वर्तमान समय में भी उत्पादन किया जाता है लेकिन कम रूप से किया जाता है और उनको भी बेची जाती है और प्राचीन काल में जो है उनसे अपनी रोजी रोटी
जुटाते थे लोग बाग, है ना। वर्तमान समय में रेशम उत्पादन एक बड़े उद्योग के रूप में विकसित हो चुका है। रेशम उत्पादन जहाँ पर रेशम केंद्रों में जो है इसको उत्पादन किया जाता है और बृहत मात्रा में शहतूत के वृक्ष लगाए जाते हैं और वहाँ पर बड़े ही देखभाल में जो है क्या बोलते हैं, रेशम केंद्रों में रेशम कीड़ा को जो है विकसित किया जाता है और वहाँ से कोकून उत्पादन किया जाता है और उसी से फिर धागा निकाला जाता है। रेशम कीट अनेक किस्म के होते हैं, देख लीजिए बहुत सारे किस्म के होते हैं और उनसे प्राप्त होने वाले रेशम के धागे गठन में अलग अलग होते हैं, है ना। अब कई प्रकार के रेशम होंगे तो कई प्रकार के गठन में भी होंगे, है ना। तो रेशम मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। देखो, शहतूत रेशम, ठीक, जिसके चर्चा में जो है रेशम उद्योग केंद्र के संबंध में अभी चर्चा किया था, है ना। तो रेशम केंद्रों में ये शहतूत रेशम जो है उगाया जाता है। यह सबसे सामान्य रेशम है, सबसे सामान्य रेशम। रेशम कीट की एक प्रजाति शहतूत की पत्तियां खाती है ना। एक जो प्रजाति होती है उसकी, इसकी इल्लियाँ बहुत छोटी छोटी होती हैं, इसके कोकून भी बहुत छोटे होते हैं। तो ये शहतूत नाम का जो पौधा होता है उसी की पत्तियों को यह खाता है। अतः इससे बना रेशम रेशम मलबरी कहलाता है। क्या कहलाता है? रेशम मलबरी, है ना। ऐसा रेशम प्राप्त करने के लिए शहतूत के पौधों की खेती की जाती है। इसको रोपाई किया जाता है ना। रेशम केंद्रों में अलग से भी इसको कर सकते हैं, लेकिन ऐसा अभी तक नहीं देखा गया है हमारे अंचल में। एक सिर्फ और सिर्फ रेशम केंद्रों में ही देखने को मिला है, ठीक है। तो इस रेशम का उत्पादन कर्नाटक, देख लीजिए, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु तथा जम्मू कश्मीर में किया जाता है। यहाँ पर बहुतायत में किया जाता है। हमारे छत्तीसगढ़ में, हमारे यहाँ फरकनारा में भी किया जाता है कम रूप से शहतूत का उत्पादन रेशम केंद्रों में, है ना। लेकिन अब वहाँ पर कीड़ा जो है ला करके पाला जाता है कि नहीं, मैं तो कभी जाके देखा नहीं हूँ, है ना। लेकिन आंध्र प्रदेश हो गया, कर्नाटक हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, तमिलनाडु हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, यहाँ पर इसको बृहत मात्रा में जो है उगाया जाता है। जो भारत में कुल रेशम उत्पादन का 92% लो, है ना। इन स्टेटों में कुल उत्पादन का 92% उत्पादन होता है, मात्र 8% अन्य हिस्सों में पाया जाता है। सोच लो, है ना। अब दूसरा जो होता है वह गैर शहतूती रेशम होता है। गैर शहतूती रेशम, रेशम कीट की कुछ प्रजातियां अन्य पौधों जैसे अर्जुन, इसको कहते हैं कहवा, है ना, हमारे इधर कौहा बोल देते हैं, साजा, है ना, साजा का पौधा तो जानते ही होंगे, तथा साल, जिसको हम लोग सरई के नाम से जानते हैं, की पत्तियां खाती हैं। उनकी पत्तियों को ये खाते हैं, जिसको हम लोग कोसा के नाम से जानते हैं, है ना। तो रेशम उनसे बना रेशम और शहतूती रेशम कहलाता है, ठीक है। गैर शहतूती रेशम कहलाता है ये। इसमें एरी, नाम देखिए, मूंगा तथा टसर रेशम आते हैं। इसी में ये जो गैर शहतूती रेशम होता है इसमें एरी, मूंगा और टसर, ये तीनों आते हैं। टसर कोसा रेशम एंथेरिया, माइलिट्टा, एपिफिया आदि प्रजातियों से प्राप्त किया जाता है। इनकी प्रजातियों को याद रखिएगा। पहला है एंथेरिया और माइलिट्टा, एपिफिया, ये प्रजातियाँ हैं। कोसा रेशम मजबूत होने के कारण पसंद किया जाता है ना, ये बहुत मजबूत होता है और इसीलिए इसको पसंद किया जाता है। छत्तीसगढ़ में कोसा रेशम का उत्पादन बहुतायत से किया जाता है ना। छत्तीसगढ़ में बहुतायत से किया जाता है। जैसे देखो, कोरबा में, जांजगीर चांपा में, जगदलपुर में, रायगढ़ में आदि जिलों में यह उद्योग का रूप ले चुका है। वर्तमान समय में हमारे रायगढ़ जिले में भी इसका उत्पादन किया जा रहा है ना। अतः शासन के द्वारा इन जिलों में अर्जुन, है ना, साल तथा साजा के वृक्षों को अधिक से अधिक मात्रा में लगाने पर जोर दिया जा रहा है। समझ में आ रहा है जी। आप लोग तो फरकनारा से आगे थोड़ा सा देखे होंगे बर्रा रोड में, है ना, जहाँ पर साजा के वृक्षों को, अर्जुन के वृक्षों को समय समय पर काटा भी जाता है और उसमें पत्तियाँ निकलती हैं और उन्हीं पर इन कीड़ों को जो है पाला जाता है ना। तो इस प्रकार से इसका जो है बहुतायत में जो है उपयोग आजकल छत्तीसगढ़ में भी होने लगा है। जांजगीर चांपा जिले का कोसा रेशम मजबूत तथा उच्च गुणवत्ता युक्त होता है। कहाँ का? जांजगीर चांपा जिले का, है ना। इसलिए यह अन्य देशों को भी निर्यात किया जाता है। देखो, हमारे छत्तीसगढ़ का जांजगीर चांपा का कोसा जो है विदेशों में भी जाता है। अब देखते हैं रेशम कीट का जीवन चक्र ये किस प्रकार से होता है। ठीक है, रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम कीट को पालना रेशम कीट पालन कहलाता है ना। रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम कीटों को पालना रेशम कीट पालन कहलाता है, जिसको सेरिकल्चर के नाम से भी हम लोग जानते हैं। रेशम कीट सभी प्रजातियों का जीवन चक्र 4 अवस्थाओं में पूरा होता है।
4 अवस्था होता है। देखो पहले सबसे पहले होगा अंडा, है ना, सबसे पहले अंडा होता है, उसके बाद में लार्वा, इल्ली, ठीक है। लार्वा जो छोटे छोटे कीड़ा के जैसे दिखते रहता है, कीट जैसे, है ना, ये यहाँ पर दिया है लार्वा, ये कीट जैसे। उसके बाद में प्यूपा, है ना, इसके बाद में जो है ये प्यूपा बन जाती है ना। उसके बाद कीट या मात, प्यूपा ये में चला जाता है कोकून में। देखो ये प्यूपा जो दिख रहा है ना, ये लंबाई में छोटा हो जाएगा और मोटा हो जाएगा, या फिर बहुत मोटा रहेगा तो मोटाई में भी छोटा हो जाता है। और इस प्रकार कोकून के अंदर ये कोकून बन गया है, ये कोकून के अंदर में प्यूपा होती है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये इसका जीवन चक्र 4 अवस्थाओं में पूरा होता है। पहले अंडा होता है ना, अंडा के बाद में उसका इल्ली निकलता है जिसको हम लोग लार्वा कहते हैं। लार्वा के बाद में प्यूपा होता है और प्यूपा के बाद में इस प्रकार से शिशु कीट बनकर ये कोकून को फाड़ करके बाहर निकलता है। बहुत ही आकर्षक होता है, देखने में बहुत सुंदर दिखता है ना। अब हम चलते हैं, मादा रेशम कीट अंडे देती है ना। ये क्या बोलते हैं, टमाटर या मिर्ची के बीज जैसे इसका अंडा जो है दिखते रहता है, छोटा छोटा रहता है, जिनसे लार्वा निकलते हैं, उन्हीं से लार्वा निकलता है। ये लार्वा पत्तियां खाकर वृद्धि करते हैं, ये पत्तियों को खा करके बड़ी हो जाती हैं। लार्वा विशेष प्रकार के द्रव का स्राव करते हैं, एक विशेष प्रकार के द्रव का स्राव करेंगे इस प्रकार से, है ना। ये लार्वा, यह द्रव उनके मुंह से चिपक कर हवा के संपर्क में आने से कड़ा होकर रेशम बनाता है ना। ये जो द्रव जो होता है वह हवा के संपर्क में आता है तो वही जो है रेशम बनता है बाद में। लार्वा इस प्रकार बने रेशम को अपने चारों ओर लपेटता है ना। ये देखो यहाँ पर कोकून बना रहा है, तो ये लार्वा जो होता है इससे द्रव निकलता है और हवा के संपर्क में आकर वह रेशम बनता है और उसको अपने चारों ओर इस प्रकार से लपेटता है ना, जिससे वह पूरी तरह रेशम के तंतुओं से ढक जाता है ना, पूरी तरह से वह उसमें ढक जाता है। लार्वा की यह अवस्था कोकून कहलाती है। ये लार्वा की जो अवस्था होती है, यहाँ पर चित्र में देखिए, ये कोकून अवस्था है ना, ये कोकून। जब वह इस प्रकार से वो खोल के अंदर बंद हो जाती है, उस अवस्था को कोकून कहते हैं, ठीक है। अब देखते हैं, कोकून के अंदर लार्वा प्यूपा में बदल जाता है। जिस प्रकार से ये प्यूपा में बदल गए हैं यहाँ पर, है ना, ये प्यूपा में बदल जाती है। रेशम का धागा रेशम कीट के कोकून से प्राप्त रेशों से तैयार किया जाता है, ठीक है। यह रेशा स्टील के तार जितना मजबूत होता है, स्टील का जो तार, लोहे का जो तार होता है वह उतना मजबूत होता है, उतना ये भी मजबूत होता है। अब कोकून से वस्त्र तक, अब कोकून से वस्त्र कैसे बनेगा? रेशम के रेशे प्राप्त करने के लिए कोकून को धूप में सुखाया जाता है। वो जो कोकून होता है जिसमें से धागा निकाला जाता है, उसके अंदर उसकी इल्ली भी भरी रहती है, प्यूपा जो उसके अंदर में रहती है ना, और उसको धूप में सुखा दिया जाता है या फिर गर्म पानी में उबाल दिया जाता है। अब सोचो, या भाप में रखा जाता है, गर्म पानी में नहीं तो फिर उसको भाप में रख दिया जाता है। इस क्रिया में रेशे अलग हो जाते हैं। अब इस क्रिया से उसका रेशा जो है अलग होता है और कोकून में से रेशे निकालने के बाद उनसे धागे बनाने की प्रक्रिया की जाती है ना। उससे धागा पहले निकाल लिया जाता है, रेशे पहले निकाल लिया जाता है और फिर उससे कताई किया जाता है और फिर धागा बनता है, जिसे रेशम की रीलिंग कहते हैं और इसी को रेशम की रीलिंग कहा जाता है, ठीक। रीलिंग विशेष मशीनों से की जाती है ना। विशेष आजकल बहुत विशेष प्रकार के मशीनें जो हैं आ गई हैं, तो इसके काम जो है मशीनों से किया जाता है ना। कोकून में से रेशे निकालती है, कोकून में से रेशे निकालती है, फिर रेशम के रेशे की कताई की जाती है, जिससे रेशम के धागे प्राप्त होते हैं और इन धागों से बुनकरों द्वारा वस्त्र बुने जाते हैं। देखिए यहाँ पर क्रियाकलाप दिया हुआ है, कृत्रिम रेशम और शुद्ध रेशम का एक एक धागा लीजिए। दोनों का एक एक धागा लेना है, जिसको हम व्यापारी लोग खासकर फेरी वाले जो है रेशमी वस्त्र करते रहते हैं, है ना, तो उसमें का एक धागा लेना है और वास्तविक रेशम का एक धागा लेना है। अब इसे सावधानीपूर्वक जलाए और उसको सावधानीपूर्वक जलाना है ना। क्या आपको इनसे जलने से उत्पन्न गंध में अंतर महसूस हुआ? उसके गंध को महसूस करना है। अब ऊन के धागे को जलाया, ऊन के धागे को जलाना है। इसके जलने पर उत्पन्न गंध किसके समान है, उसके गंध को भी अनुभव करना है। कृत्रिम रेशे के समान या शुद्ध रेशम के समान, और क्यों, है ना। इसका उत्तर जो है हमको खोजना है, इनको जला करके हम उनका उत्तर खोजना है और दूसरे दिन जो है आप मुझे इसके उत्तर के बारे में बताएंगे, ठीक है। तो चलिए ठीक है, इसके बाद जो है हम लोग अगले चैप्टर में पुनः मिलेंगे। अभी ये चैप्टर ख़त्म होता है।